दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। बाय शुन कुछ देर तक पहचान पत्र को घूरता रहा, मानो सोच रहा हो कि यह पहचान पत्र असली है या नकली। लेकिन एक 20 साल का युवक जिसकी ताकत बल परिवर्तन से भी बढ़कर थी और जो कीमिया भी जानता था, क्या यह अविश्वसनीय नहीं था? हालांकि भारत में सैकड़ों या हजारों सालों से कई प्राचीन मार्शल संप्रदाय थे, फिर भी उन प्राचीन और प्रतिष्ठित संप्रदायों ने भी ऐसी प्रतिभा के उभरने के बारे में कभी नहीं सुना था। शिवम, ये नाम तो काफी जाना पहचाना लगता है ना? हालांकि वे कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन जिस जगह वे रहते थे वह दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं थी। बाय परिवार की संपत्ति में इंटरनेट की सुविधा भी थी और उनकी युवा पीढ़ी शहर में स्कूल जाती थी। सूचना के इस युग में कुछ बातें घर से बाहर निकले बिना ही पता चल जाती थीं। तो यह वही है। बाय शुन जानता था कि यह शिवम एक बहुत अमीर और बेहद हाई प्रोफाइल युवक है, लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि सतह के नीचे इतना कुछ और भी है। ठीक है, मैं यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी की बातें करने नहीं आया हूँ। शिवम पहले ही काफी देर से आ रहा था। उसने अपने तलवारबाजी गुरु डुगू क्यूबाई से आज अभ्यास करने की सहमति जताई थी। मैं जल्दी से कीमिया खत्म करूंगा और फिर वापस जाऊंगा। बड़े साहब, बाय शुन शुरू में शिवम को वरिष्ठ कहकर पुकारना चाहता था, लेकिन यह अनुचित लगा, इसलिए उसने अपना शब्द बदल दिया। श्री शिवम, क्या आप सचमुच कीमिया जानते हैं? क्या कीमिया मुश्किल है? शिवम के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। सिस्टम ने उसे विभिन्न जड़ी बूटियों के औषध विज्ञान का ज्ञान दिया था और उसे आदरणीय औषधि याओचेन का भी ज्ञान था, जिससे उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस युग में कीमिया कितनी मुश्किल थी। भले ही मैं अपने गुरु के साथ सिर्फ 2.5 दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके इन प्रथम श्रेणी के अमृतों को परिष्कृत कर सकता हूँ। शिवम ने आंगन में रखी जड़ी बूटियों पर नजर डाली। इन जड़ी बूटियों में शरीर को शांत करने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री की कमी थी, लेकिन रक्त जिनसिंग और रक्त गैनोडर्मा के एक डंठल की मदद से वह लाल ज्वाला गोली नामक एक अमृत को परिष्कृत कर सका। लाल ज्वाला गोली एक हल्का अग्निगुण अमृत था, जिसका उपयोग विशेष रूप से सर्दी के घावों के इलाज के लिए किया जाता था और यह बाय रुहाई को शीत ऊर्जा विसंगति को दूर करने में पूरी तरह से मदद कर सकता था। 2.5 दिन। बाय शुन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई, जबकि हुयिन ने तिरस्कारपूर्ण भाव व्यक्त किया। उसने सोचा था कि यह एक सच्चा सन्यासी है, लेकिन ये तो बस एक घमंडी युवक निकला जो बकवास कर रहा था। बल परिवर्तन में 20 वर्षीय व्यक्ति का होना अविश्वसनीय था, लेकिन मुश्किल से स्वीकार्य था। आखिरकार उन बड़े संप्रदायों में कुछ पारलौकिक प्रतिभाएं थीं जो लगभग 30 वर्ष की आयु में बल परिवर्तन तक पहुंच गए थे, जो अमृत के संचय से प्राप्त किया जा सकता था। उन्होंने अभी अभी शिवम को अमृत जैसी कोई चीज अपने मुंह में डालते देखा था। शायद शिवम के पीछे सचमुच कोई कीमियागर गुरु था। शिवम के पास इतनी आर्थिक ताकत थी, इसलिए कैंडी की तरह अमृत पीना इतना मुश्किल नहीं था, और 20 साल की उम्र में फोर्स ट्रांसफॉर्म तक पहुंचना भी नामुमकिन नहीं था। लेकिन कीमिया अलग थी, इसे 2.5 दिन में कैसे जल्दी सीखा जा सकता था। 20 साल में भी किसी औषधि द्रव जैसी चीज को परिष्कृत करना काफी मुश्किल होगा। मास्टर हूँ, मुझे डर है कि मुझे आपको फिर से कोशिश करने के लिए परेशान करना पड़ेगा। बाय शुन को यकीन नहीं हुआ कि शिवम में कीमिया करने की क्षमता है। ये तुम्हारे भाव क्या हैं? मुझ पर 2.5 दिन के अभ्यास वाले एक निजी प्रशिक्षु पर नजरें नीची करके देख रहे हो। शिवम को गुस्सा आया। मेरे गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो आपको अविश्वसनीय लगता है, उसे वे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि गुरु कीमिया कैसे करते हैं, हुयिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्योंकि शिवम कोई जन्मजात गुरु नहीं था, इसलिए हुयिन स्वाभाविक रूप से उसे नाराज करने से नहीं डरता था। आह! बाय शुन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि हुयिन कीमिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं रखता था, इसलिए उसके पास हर संभव कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। श्री शिवम, हमारा बाय परिवार मुख्यतः औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार करता है। आपको जो भी चाहिए बस बोल दीजिए, मैं उसे तुरंत तैयार कर दूंगा। जरूरत नहीं है, ये चीजें ही काफी हैं, शिवम ने कहा। लेकिन मुझे कीमिया के लिए एक उपकरण चाहिए। याओ चेन के गुरु एक दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में शक्तिशाली थे, ब्रह्मांडीय स्रोत ऊर्जा को ज्वाला में परिवर्तित करने में सक्षम, लेकिन शिवम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे और उन्हें अभी भी बाहरी उपकरणों की आवश्यकता थी। मैं श्री शिवम के लिए तुरंत एक औषधि तिपाई तैयार कर दूंगा। जरूरत नहीं है, आपकी रसोई कहाँ है? शिवम ने अचानक पूछा।
श्री शिवम, आपका क्या मतलब है? मुझे मेडिसिन ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक राइस कुकर या प्रेशर कुकर ला दो। क्या? ये सुनकर लोग तुरंत अवाक रह गए। राइस कुकर और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, ये तो कीमियागिरी थी। क्या उन्हें लगा कि खाना पक रहा है? क्या ये कोई मजाक था? श्री शिवम, अभी मजाक करने का समय नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, शिवम ने कहा। कीमियागिरी की कुंजी नियंत्रण है। गर्मी को सही ढंग से गर्म करना। इसे समान रूप से गर्म किया जाना चाहिए और समय सटीक होना चाहिए। ये प्रेशर कुकर किसी भी पिल फनेस से कहीं बेहतर है। उन उच्च स्तरीय पिल फनेस में निश्चित रूप से शक्तिशाली सहायक प्रभाव थे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति की आवश्यकता थी। बाय परिवार का औषधि तिपाई ठीक ठाक था, लेकिन सच कहूं तो कीमिया में इससे कोई खास मदद नहीं मिली। ठीक है श्री शिवम, मेरे पीछे आइए। बाई शुन को भी लगा कि शिवम की इस बेवकूफी में शामिल होना पागलपन होगा। मैं देखता हूं तुम क्या कर रहे हो। हुयिन ने उसका पीछा किया। ये चलेगा। शिवम ने गैस स्टोव जलाया, उसके ऊपर एक प्रेशर कुकर रखा और हुयिन की ओर मुड़कर कहा, ध्यान से देखो और सीखो, हालांकि तुम नहीं सीख पाओगे। शिवम ने एक जड़ी बूटी उठाए और उसे सीधे प्रेशर कुकर में डाल दिया। यह एक सामान्य क्रिया लग रही थी, लेकिन छिपा हुआ कौशल बाहरी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। शिवम की आध्यात्मिक शक्ति ने लौ की गर्मी को नियंत्रित करने में मदद की। जड़ी बूटी को एक समान रूप से ढक लिया। जड़ी बूटी की अशुद्धियां तेज आंच से धीरे धीरे जलकर खत्म हो गईं और अंततः क्रिस्टल क्लियर औषधि द्रव की एक बूंद बन गईं, जो शिवम के जैविक प्रवाह के नियंत्रण में प्रेशर कुकर के बीच में तैरने लगी। उसने चतुराई से एक के बाद एक बाकी जड़ी बूटियां डाली। उन सभी जड़ी बूटियों का सार पूरी तरह से निकल गया, जबकि प्रेशर कुकर के तले में सिर्फ राख जैसे भूरे रंग के पाउडर का ढेर था। इसके बाद औषधि द्रव के विभिन्न घटक तेजी से घूमते हुए एकत्रित हुए। एक बार जब औषधीय प्रभाव अच्छी तरह मिश्रित हो गए, तो आत्मा को स्फूर्ति देने वाली एक सुगंध पूरे रसोई घर में फैल गई। वह वास्तव में कीमिया जानता है। हुयिन के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्य का भाव था, लेकिन ये कहना कि यह प्रेशर कुकर का उपयोग करके किया गया था, विश्वास करने योग्य नहीं था। केवल एक प्रथम श्रेणी का अमृत, इसे परिष्कृत करना इतना मुश्किल नहीं था। 20 मिनट बाद एक हल्का लाल अमृत बना, जिसकी सतह पर जटिल अमृत पैटर्न उभर रहे थे। यही कीमिया का असली सार था, महारत हासिल करने का सबसे मुश्किल हिस्सा। ताली। शिवम ने आग बुझा दी। प्रेशर कुकर के नीचे से एक हल्की सी चटक की आवाज के साथ एक बेहद खूबसूरत लाल लौ की गोली उसके हाथ में आ गिरी। ठीक है, इसे मिस्टर बाई को दे दो। फैंग ने अमृत बाई शुन की ओर फेंका। बाई शुन ने सावधानी से अमृत पकड़ा, इस डर से कि कहीं वह गिर न जाए। उसने अमृत को ध्यान से देखा, जिसमें अभी भी थोड़ी गर्मी थी। हालांकि उसे इसकी प्रभावशीलता पर यकीन नहीं था, फिर भी वह 90% आश्वस्त था। इस बीच हुयिन को इतना अविश्वास हो गया कि वह ठीक नहीं हो पा रहा था। एक कीमियागर होने के नाते वह खुद अमृत को परिष्कृत नहीं कर सकता था, लेकिन वह बता सकता था कि यह वाकई एक असली अमृत है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके अमृत को परिष्कृत करना। अचानक हुयिन के मन में सवाल उठने लगा कि क्या ये वाकई कीमिया की सही विधि हो सकती है। अरे तुम तथाकथित कीमिया गुरु, अगर तुम जाना चाहते हो तो जो कुछ तुम पकड़े हो उसे पीछे छोड़ दो। शिवम ने हुयिन को देखा, जो भागने की योजना बना रहा था। हम, भले ही तुम एक कीमियागर हो, ये वही इनाम है जिसका वादा बाई परिवार ने मुझे किया था। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? हुयिन ने धीट स्वर में कहा। वह इस बार सिर्फ इस मेडिसिन ट्राइपॉड के लिए आया था, वरना वह खुद को ऐसे छोटे परिवार में क्यों नहीं गिराता जहां एक भी बल परिवर्तन विशेषज्ञ नहीं है। अगर तुमने सचमुच बूढ़ी बाई के जख्मों को ठीक कर दिया होता तो बात अलग होती, लेकिन तुमने बकवास का घड़ा बनाया और फिर भी इनाम मांगने की हिम्मत की। यह मेडिसिन ट्राइपॉड शिवम के पूर्वज ने छोड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह ऐसे निकम्मे आदमी के हाथों में नहीं पड़ सकता था। हुयिन का चेहरा नीला और फिर बैंगनी हो गया। अगर कोई और कहता कि उसने जो बनाया है वह कचरा है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता। लेकिन शिवम जैसे व्यक्ति की तुलना में, जो असली अमृत को परिष्कृत कर सकता था, अवशेषों का ये बर्तन सचमुच बकवास से अलग नहीं था। इसे सौंप दो, शिवम ने आवाज उठाई। या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? हम घमंडी। मेरे हाथों से कुछ छोड़ने के लिए तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारे पास कौशल है। हुयिन ने भिड़ने के बजाय भागने का फैसला किया। पूरे बाई परिवार में कोई बल परिवर्तन विशेषज्ञ नहीं था,
अपने बल परिवर्तन स्तर 9 की ताकत के साथ वह यहाँ आसानी से अपराजय हो सकता था। भागने की कोशिश कर रहा है। शिवम ने ठंडी सांस ली। उसने सुपर गॉड अकादमी में ड्रैगन को 18 हथेलियों से वश में करने की कला नहीं सीखी थी। उसने अपनी जैविक धारा प्रवाहित की, उसका शरीर अचानक अविश्वसनीय रूप से हल्का हो गया और वह हुई इनका इतनी तेज गति से पीछा करने लगा कि नंगी आंखों से उसका पता लगाना लगभग असंभव था। हम आखिरकार वह तो बस एक बल परिवर्तन विशेषज्ञ है। ये देखकर कि शिवम अभी तक नहीं पकड़ा गया है, हुयिन ने राहत की सांस ली। एक कीमियागर तो वह पार नहीं कर सकता था, लेकिन क्या वह उनसे बच भी नहीं सकता था? इस मेडिसिन ट्राइपॉड के साथ थोड़ी सी खोजबीन उसे किसी दिन कीमियागर के दायरे में जरूर ले आएगी और फिर वे बराबरी पर होंगे। अरे तुम बहुत धीमे तो नहीं हो? हुयिन दिवास्वप्न देख रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, शिवम, जो किसी तरह उससे आगे निकल गया था। हटो, हुयिन ने आगे की ओर मुक्का मारा। 9वें स्तर के बल परिवर्तन साधक की ताकत से वह एक ही मुक्के से बड़ी आसानी से एक चट्टान को चकनाचूर कर सकता था। नियमित डार्क फोर्स साधकों के लिए मारा जाना घातक हो सकता था, लेकिन शिवम आसानी से किनारे हट गया, मानो कोई लोच उसके पास से फिसल गया हो। अरे तुम कहाँ निशाना साध रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। चौंक कर हुयिन तुरंत फिर से हमला करने के लिए मुड़ा, लेकिन शिवम की चाल अविश्वसनीय रूप से अजीब थी। हालांकि हुयिन उसे देख सकता था, उसने एक भी वार नहीं किया, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया। ये कैसी तकनीक है? तरंगों से टकराते हुए हल्के कदम, क्या तुमने इसे कभी नहीं देखा? सुपर गॉड अकादमी के शिक्षक डुअन यू द्वारा सिखाए गए इन कदमों के समूह को सीखने में शिवम को काफी परेशानी हुई थी। तरंगों से टकराते हुए हल्के कदम, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई मार्शल आर्ट उपन्यास है? हुयिन के हाथ हिलते रहे, लेकिन शिवम उन्हें बिना किसी प्रयास के निष्क्रिय करता रहा। तुमने सही अनुमान लगाया। शिवम ने अपने पैर के अंगूठे से हल्के से जमीन को छुआ और अचानक ऊंची छलांग लगाई। चलो मैं तुम्हें पवन देवता का पैर दिखाता हूँ। बवंडर के झोंके की तरह शिवम के पैर हुयिन की ओर बढ़े, बिना कोई जगह छोड़े। हे भगवान! ऐसे अजेय हमले का सामना करते हुए हुयिन अनजाने में ही कसम खा गया। सिर्फ एक दर्जन किक रोकने के बाद शिवम ने हुयिन की छाती पर लात मारी और वह एक विला की छत से नीचे गिर पड़ा। असंभव, मैं 9वें स्तर का फोर्स ट्रांसफॉर्म मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं एक 20 साल के युवक को कैसे नहीं हरा सकता? हुयिन ने अपनी छाती पकड़ ली, अपने शरीर में एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति का संचार महसूस करते हुए। हालांकि मात्रा कम थी, पर वह उसकी अपनी शक्ति से 10 गुना ज्यादा शुद्ध थी। धिक्कार है, तुमने मेरे एजे गंदे कर दिए। ये ट्रैविस स्कॉट के लिमिटेड एडिशन हैं, बहुत महंगे हैं। शिवम ने अपने जूतों से धूल झाड़ते हुए शिकायत की। क्या वह सचमुच एक फोर्स ट्रांसफॉर्म है? ये दृश्य देखकर बाय परिवार के सदस्यों के दिमाग में दो शब्द आए, सन की। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह न सिर्फ आसानी से अमृत बना सकता था, बल्कि उसने 9वें स्तर के एक बल परिवर्तन विशेषज्ञ को भी अशक्त कर दिया था। भला कौन ऐसा इंसान पैदा कर सकता है जो इतनी अद्भुत प्रतिभा का विकास कर सके? बाय लांग, जो अभी अभी शिवम द्वारा घायल हुआ था, खुद को भाग्यशाली समझ रहा था। अगर शिवम ने उस पर पहले ही यह चाल इस्तेमाल कर ली होती, तो सिर्फ 2 पसलियां नहीं टूटती। हालांकि दोनों ही मार्शल आर्ट की दुनिया में जिन यून की द लीजेंड ऑफ द कॉन्डोर हीरोज जैसी सीरीज फेग्यून सीरीज की श्रेष्ठ मार्शल आर्ट के सामने फीकी पड़ गई। पवन देव के पैर की शक्ति ड्रैगन सबड्यूइंग 18 हथेलियों से भी ज्यादा थी। हालांकि इसके इस्तेमाल से शिवम को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसने लापरवाही से एक क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल अपने मुंह में डाली और उसे सेम की तरह चबाने लगा। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? शिवम ने पूछा, जैसे ही उसने पास के फूलों की क्यारी से एक टहनी तोड़ी और उसे हल्के से घुमाया। क्या तुम मेरा नया हुनर लोनली 9 स्वॉर्ड्स देखना चाहोगे, जो मैंने अभी 2 घंटे में सीखा है? तुम 2 घंटे के बारे में मजाक कर रहे हो? हुयिन को रोने का मन हुआ। जी, उन सहजवारों ने तलवार क्यू के गहरे निशान छोड़ दिए। केवल अत्यंत कुशल तलवारबाज ही ऐसा कर सकते थे, और उसने दावा किया कि उसने इसे सिर्फ 2 घंटों में सीख लिया है। दांत पीसते हुए हुयिन ने अनिच्छा से काला तिपाई जमीन पर रख दिया और जाने के लिए मुड़ा। तुम्हें किसने जाने दिया? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें तिपाई दी थी। और क्या चाहिए? मुझे कोने में मत धकेलो, हुयिन ने कहा। तुम्हें कोने में धकेल दूंगा। तुम्हें? शिवम ने उत्तर दिया, मैंने अभी अभी एक प्रथम श्रेणी का अमृत बर्बाद किया है, क्या उस नुकसान का हिसाब तुम्हें देना चाहिए? तुम्हें? हुयिन को एहसास हुआ कि शिवम उससे पैसे ऐंठ रहा था, लेकिन शिवम से दोबारा लड़ने की कोशिश करना बेकार था।
उसने एक चेकबुक निकाली, एक नंबर लिखा और शिवम को दे दिया। क्या ये काफी है? शिवम ने चेक पर नजर डाली, थोड़ा स्तब्ध। 7 लाख डॉलर। क्या उसका अमृत इतना कीमती था? अच्छा, मैं एक झटका खा लूंगा, तुम जा सकते हो। शिवम ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे नुकसान हुआ हो, हालांकि क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल की सामग्री की कीमत सिर्फ कुछ $1000 थी। असली कुंजी कीमिया तकनीक थी। एरगोजी, आज रात हम फिर सॉसेज खाएंगे। एरगोजी ने शिवम के हुडी से अपना सिर बाहर निकाला। उसने सॉसेज शब्द सुना होगा। ठीक है, बस मुझे भी जाना चाहिए। क्या तुम बूढ़ी बाई को बता सकती हो कि हम कुछ दिनों में झील के किनारे पार्क के मंडप में मिलेंगे? श्री शिवम, रुको, बाई शुन ने पुकारा। अब क्या, श्रीमान बाई? शिवम ने मुड़कर पूछा। ये श्री शिवम के कीमियागिरी के काम का भुगतान है और हम आग्रह करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। बाई शुन ने 10 करोड़ का चेक थमा दिया। क्या मुझे लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? शिवम हंसा। उसने सिर्फ बाई रुहाई के साथ अपनी दोस्ती की वजह से मदद की थी। बाई शुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। शिवम की संपत्ति को देखते हुए उसे सचमुच उन 10 करोड़ की कमी नहीं थी। आखिरकार उसने एक बार यूं ही सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर दान कर दिए थे। लेकिन शिवम द्वारा हुई इनसे पहले 10 करोड़ की जबरन वसूली किसी गरीब आदमी द्वारा की गई हरकत जैसी लग रही थी, जिससे लोग हैरान रह गए। अच्छा, ये ट्राइपॉड वापस ले लो। शिवम ने उन्हें काला मेडिसिन ट्राइपॉड लौटा दिया। हमारे पूर्वजों के कुछ रिश्ते थे, शायद यही नियति है। श्री शिवम, इस बार बाई यू ने उसे रोका। अब क्या, मैं बहुत व्यस्त हूं। शिवम ने कहा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि क्या सच में तुमने 2 दिन में कीमिया सीख ली। बाई यू को याद आया कि शिवम ने कीमिया के क्रैश कोर्स में शामिल होने की बात कही थी। अगर सच है तो ये बाई परिवार के लिए एक बड़ा मौका होगा। जरूर, शिवम ने अचानक कुछ सोचा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाने को तैयार हो? बाई यू के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। चाहे वह शिवम का असीम युद्ध कौशल हो या उसकी अद्भुत कीमिया कला, इनमें से किसी एक को सीखना ही पूरे प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए पर्याप्त होता। प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में मार्शल आर्ट को निम्न से उच्च 1 से 9 स्तरों तक वर्गीकृत किया जाता था। 5वें स्तर से ऊपर की मार्शल आर्ट को उच्च स्तरीय माना जाता था और 7वें स्तर से ऊपर की मार्शल आर्ट केवल प्रमुख संप्रदायों और महान परिवारों के पास ही होती थी और उन्हें निश्चित रूप से उस संप्रदाय का खजाना माना जा सकता था। बाई परिवार में उच्चतम स्तरीय मार्शल आर्ट केवल 5वें स्तर की थी। जब से शिवम ने इस संपत्ति में प्रवेश किया, तब से लेकर अब तक उन्होंने एक हथेली तकनीक, एक पैर तकनीक और एक कदम तकनीक का उपयोग किया है। उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की पहचान ये थी कि क्या आंतरिक शक्ति को आकार दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से शिवम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक मार्शल आर्ट निश्चित रूप से 7वें स्तर से ऊपर थी। इससे अगर शिवम के पास गुरु, ये बिल्कुल असंभव था। उसे यह नहीं पता था कि ये मार्शल आर्ट पूरी सुपर गॉड अकादमी में सबसे निचले स्तर के थे, और केवल इसलिए कि शिवम एक हिडन एलिमेंट नहीं बना था, वह कॉस्मिक सोर्स पावर का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर उसके पास गूही जैसी शक्ति होती, तो वह 9 यांग दिव्य कौशल, क्यानकुन ग्रेट शिफ्टिंग जैसी मार्शल आर्ट सीख सकता था, जो 9वें स्तर से भी आगे की थी और यहां तक कि काल्पनिक दुनिया या अमर साधना दुनिया की भी। हाँ, शिवम ने सिर हिलाया, लेकिन मेरा सामान सीखना इतना आसान नहीं है। मुझ पर कई मांगे और प्रतिबंध होंगे। सोच लो। शिवम ने फैंग परिवार के कुलदेवता वाला एक बिल्ला उछाला। अगर तुमने मन बना लिया है, तो इसे कल अंतियान चोटी पर मुझे ढूंढने के लिए ले आना। ये कहते हुए शिवम बाई परिवार के आंगन से बाहर कूद पड़ा और दूर कहीं गायब हो गया। अरे, ये जगह जियांगन शहर से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। कुछ कदम दौड़ने के बाद शिवम को एहसास हुआ कि वे कार से आए थे। अगर वह पैदल वापस भागता तो वह बुरी तरह थक जाता। वह बुरी नहीं था। अगली बार कूल दिखने की कोशिश करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। शिवम चिल्लाया, गुई, मुझे वापस ले चलो। ... शिवम द्वारा दिया गया बिल्ला पकड़े हुए बाई यू बहुत देर तक स्तब्ध रही, सोचती रही कि शिवम की क्या मांगे और पाबंदियां होंगी, और क्या। जियाओ यू, मुझे दिखाओ कि तुम क्या पकड़े हुए हो। बाई शुन को अचानक कुछ असामान्य सा लगा। बैज पर एक बहुत ही जाना पहचाना रूल। बाई, तुमने बैज सौंप दिया। ये पूर्वज द्वारा छोड़ा गया कुलदेवता है। बाई शुन की सांसें तेज हो गईं, मानो उसने कोई अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक चीज देख ली हो। पिताजी, क्या आप इसे पहचानते हैं? बाई यू ने पूछा।
नहीं, मैंने ये बिल्ला कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने इस पर प्रतीक देखा है। बाई शुन ने कहा, हमारे बाई परिवार के कुलगुरु के प्रत्येक उत्तराधिकारी को पदभार ग्रहण करते समय किसी न किसी बात की जानकारी दी जाती है। क्या इसका इस प्रतीक से कोई संबंध है? बाई यू ने तुरंत मुख्य बात समझ ली। बिल्कुल, बाई शुन ने सिर हिलाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाई परिवार के पूर्वज एक कीमियागर थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने जो औषधि द्रव्य और गोलियां बनाई थीं, उनका प्रभाव आज के 3 कीमिया गुरुओं द्वारा बनाई गई औषधि द्रव्य और गोलियों से कहीं ज्यादा था। ये सर्वविदित था कि गोलियों का प्रभाव औषधि द्रव्य और गोलियों से कहीं ज्यादा होता था। अगर कोई सामान्य बुद्धि के विरुद्ध बात होती थी, तो वह पूरी तरह से कीमिया तकनीक और विशेषज्ञता में अंतर के कारण होती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज कभी निर्देशित थे एक उच्च गुरु द्वारा। बाई शुन ने कहा, उस गुरु ने उसे केवल 2 महीने ही शिक्षा दी थी, लेकिन उन 2 महीनों में उसने जो ज्ञान सीखा, उसे आज के कीमियागर एक सदी में भी नहीं समझ सकते। तो इस प्रतीक से क्या संबंध है? बाई यू ने पूछा। पूर्वज ने एक आज्ञा दी थी कि गुरु और उनके सभी सेवक इस प्रतीक की कढ़ाई वाले वस्त्र पहने, और बाई परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रतीक को देखकर उसका पूरा सम्मान करे। पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि फोंग जुएयू शायद इस गुरु से संबंधित है? बाई यू ने आश्चर्य से कहा। बिल्कुल, ये भी संभव है कि वह उस पूर्वज उपकारी का वंशज हो। बाई शुन ने कहा, पूर्वज ने कहा था कि उनके गुरु न केवल कीमिया में असाधारण थे, बल्कि मार्शल आर्ट में भी अत्यधिक कुशल थे। दुर्भाग्य से वे केवल थोड़ी सी कीमिया ही सीख पाए, अन्यथा हमारा बाई परिवार अब 10 गुना 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता। जियाओ यू, ये हमारे बाई परिवार के लिए एक अवसर है। अगर श्री शिवम सचमुच उस गुरु के वंशज हैं, तो उनकी मार्शल आर्ट और कीमियागिरी के हुनर बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर तुम उनसे सीख सको तो तुम जरूर असली हुनर सीख लोगे। लेकिन शिवम द्वारा बताई गई मांगों के बारे में सोचते हुए बाई यू फिर से हिचकिचाए। छोड़ो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये तुम्हारी नियति है, सोच लो। मैं पहले जाकर तुम्हारे दादाजी को ये गोली चखाऊंगी। ... एंटियान पीक, जहां शिवम ने सुपर गॉड अकादमी की स्थापना की थी, अगले दिन नेटीज में अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद शिवम सीधे वहीं आया था। गुई, भविष्य में मुझे तुम्हारी यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बाहर पहरा देना। हाँ, युवा गुरु, गुई ने सटीकता से उत्तर दिया। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं यहां आते ही गायब क्यों हो जाता हूं? ये युवा गुरु का रहस्य है, गुई पूछने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। अब, हालांकि शिवम ने संभावित मार्गदर्शन पुस्तक का अभ्यास शुरू कर दिया था, उसकी आत्मरक्षा क्षमता अभी भी कमजोर थी और उसे गुई के संरक्षण की आवश्यकता थी। एक बार जब वह अपनी शक्ति से पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकेगा, तो गुई सुपर गॉड अकादमी में भी प्रशिक्षण ले सकेगा। ओह, और सनाया, लेकिन उसे पहले अपनी ग्रहण क्षमता को मजबूत करना होगा। अरे, तुम तो यहाँ पहले से ही हो। जब शिवम पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो बाई यू पहले से ही इंतजार कर रही थी। श्री शिवम, आपने मुझे आज ठीक से कब बताया, इसलिए मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, बाई यू ने कहा। हाँ, माफ करना, मैं भूल गया। शिवम ने अजीब तरह से कहा, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो, इससे पता चलता है कि तुमने कल जो मैंने तुम्हें बताया था, उस पर गहराई से सोचा है। हाँ, श्री शिवम, बाई यू ने जवाब दिया। अच्छा, अब से तुम सुपर गॉड अकादमी के छात्र हो। यहाँ जो कुछ भी तुम देख रही हो, वह किसी को नहीं बता सकती, और जो कुछ भी तुम सीखती हो, वह किसी को नहीं सिखा सकती, शिवम ने जोर देकर कहा, और अब से मैं ही तुम्हारी आस्था हूँ। सुपर गॉड अकादमी, बाई यू ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ किशोर जैसा नाम। मैंने तुम्हें जो बैज दिया है, उसे थामे रहो और मेरे कहे शब्दों को अपने मन में ईमानदारी से दोहराओ। बाई यू, हालांकि उलझन में थी, फिर भी मान गई। उसने शिवम के शब्दों को मन ही मन दोहराया और तुरंत बैज से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। बाई यू के हाथ से बैज गायब हो गया और फैंग परिवार के कुलदेवता का एक सुनहरा निशान उसकी हथेली पर प्रकट हो गया। ये चौथे स्तर की सभ्यता की एक बुद्धिमान उपलब्धि थी, एक अनुबंध जैसा। अगर बाई यू शपथ तोड़ती तो रून सुपर गॉड अकादमी में सीखी गई उसकी सारी बातें छीन लेता और उसकी सारी यादें मिटा देता। ठीक है, अपना हाथ उस पत्थर पर रखो। बाई यू ने निर्देशों का पालन किया। जब उसकी हथेली सुपर गॉड अकादमी शब्दों से उकेरे गए विशाल पत्थर को छू गई, उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश पटल उभर आया, एक ऐसा चमत्कारी दृश्य जिसने उसे सिहरन से भर दिया। युद्ध अकादमी में आपका स्वागत है। मैं अपना पुनः परिचय देता हूँ, मैं सुपर गॉड अकादमी का डीन शिवम हूँ।
आज से आप सुपर गॉड अकादमी के पहले छात्र हैं। बायु शिवम के पद चिन्हों पर चलते हुए अज्ञात द्वारों में प्रवेश कर गई और इसी क्षण से बायु और पूरे बाई परिवार का भाग्य और भविष्य पूरी तरह बदल गया। यह बायु अपने सामने मौजूद सुपर गॉड अकादमी की भव्यता देखकर अवाक रह गई। ऐसी कौन सी जबरदस्त तकनीकें ऐसा विद्यालय बना सकती हैं। बायु ने एक किंवदंती सुनी थी जिसमें कहा गया था कि जन्मजात से ऊपर स्वर्गीय मानव लोक, दिव्य परिवर्तन लोक और उससे भी आगे संत लोक है। संत लोक के विशेषज्ञ अमरता तक पहुंच सकते थे, आसानी से छोटे छोटे लोग बना सकते थे। उसके सामने इस तरह की तकनीक ऐसी लगती थी जैसे केवल एक संत ही बना सकता है। श्री शिवम, क्या ये विद्यालय सचमुच आपका है? बिल्कुल, शिवम हंसा, लेकिन आज से आपको मुझे संबोधित करने का तरीका बदलना होगा। अब मुझे श्री शिवम मत कहो, बस मुझे शिवम कहो। शिवम ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस उपनाम का जिक्र उसने कभी वीबो पर मजाक में किया था, वह अब उसकी असली पहचान बन जाएगा। क्या मैं सचमुच यहाँ तुम्हारी मार्शल आर्ट और कीमिया सीख सकता हूँ? बस इतना ही, शिवम ने कहा। जब तक तुम सीखना चाहो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते। मार्शल आर्ट, जादू, युद्ध कौशल, कीमिया, यहाँ तक कि गायन, नृत्य, रैप और बास्केटबॉल तुम्हें सिखाने वाला कोई न कोई जरूर है, हालांकि वह मैं नहीं हूँ। तुम नहीं तो मुझे कौन सिखाएगा? बायु ने उलझन में पूछा। चूंकि यह एक स्कूल है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें सिखाने वाले शिक्षक भी होंगे। शिवम हंसा। मेरे स्कूल में कई शिक्षक हैं। चूंकि तुम पहले छात्र हो, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेषाधिकार देता हूँ। तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी शिक्षक चुन सकते हो। शिवम पूरे स्कूल के सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते स्कूल में हर चीज पर कभी भी हुक्म चला सकता था। सभी शिक्षक और कर्मचारी कृपया सुपर गॉड अकादमी के प्रवेश द्वार पर चौक पर इकट्ठा हों। शिवम चिल्लाया। धमाका, धमाका, धमाका। अचानक स्कूल से अद्भुत आभाएं उभरी, खासकर उन शिक्षकों से जो मार्शल आर्ट सिखाते थे। हर एक में अथाह शक्ति थी। यहाँ के सभी रोबोटों की युद्ध क्षमताएं दिव्य स्तर तक पहुंच सकती थी, यहाँ तक कि गुही भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक चमकदार लौ के साथ बहुरंगी आग में लिपटी एक आकृति सबसे पहले चौक पर उतरी। लड़ाकू ऊर्जा विभाग के निदेशक जियाओयान डीन को रिपोर्ट कर रहे हैं। हा जियाओयान, तुम तो पहले से भी तेज हो। सफेद भूतिया ठंडी आग में लिपटा याओ चेन अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी आवाज दूर से आई। फुसफुसा। सुनहरे पीले बालों और मांसपेशियों वाली एक आकृति उनके सामने भूत की तरह प्रकट हुई। हा, शिक्षक सुन, आपका तत्काल प्रसारण बस इतना ही है। जियाओयान हंसा। हे, मैं अभी गलती से सो गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई है। सन वुकोंग ने अपनी नाक के नीचे उंगली रगड़ी। कुछ ही देर में शिक्षकों का एक बड़ा समूह चौक में इकट्ठा हो गया, जबकि बायु अपने सामने के स्वप्न जैसे दृश्य को देखकर अवाक रह गई। ये रहे सुपर गॉड अकादमी के शिक्षक। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो उनके पास जाओ। अभी तुम पूरी अकादमी में अकेले छात्र हो। अगर बाद में और लोग आ गए तो तुम्हें इस सुविधा का कोई फायदा नहीं रहेगा, शिवम ने कहा। डीन, क्या ये तुम्हारा पहला छात्र है? एक भिक्षु ने पूछा। हाँ, शिवम ने सिर हिलाया। युवती, तुम क्या सीखना चाहती हो? भिक्षु द्वारपाल का काम संभालने के अलावा छात्रों के पंजीकरण का भी प्रबंध कर रहा था। क्या मैं कीमिया और मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ? बायु ने सावधानी से पूछा। रसायन विद्या कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ कई शिक्षक हैं जो तुम्हें सिखा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई बुनियादी ज्ञान नहीं है तो मेरा सुझाव है कि तुम जड़ी बूटियों की मूल बातें से शुरुआत करो। शिक्षक शेनोन तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे, भिक्षु ने सुझाव दिया। बायु शिवम जैसी नहीं थी जिसे किसी सहायक की सहायता प्राप्त थी। अगर वह रसायन विद्या सीखना चाहती थी तो उसे जड़ी बूटियों में अंतर करना सीखना होगा, और फिर वह रसायन विद्या सीखना शुरू कर सकती थी। मैं तुम्हारी व्यवस्था का पालन करूंगी, बायु ने डरते हुए उत्तर दिया। जहां तक मार्शल आर्ट की बात है, भिक्षु थोड़ा परेशान हुआ, इसलिए नहीं कि इसे सिखाया नहीं जा सकता था, बल्कि इसलिए कि मार्शल आर्ट का वर्गीकरण बहुत व्यापक था। आंतरिक शक्ति, युद्ध ऊर्जा, सच्ची सार शक्ति आदि सभी मार्शल आर्ट की शाखाएं थीं। यहाँ तक कि निंजुत्सु और भ्रम तकनीक भी एक बड़ी प्रणाली के अंतर्गत आती थीं, जिससे कोई सिफारिश करना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में शिक्षक हमें एक दो कौशल क्यों नहीं सिखाते? शिवम ने अकादमी के शिक्षकों को कभी काम करते नहीं देखा था। हा, पहले मुझे जाने दो। एक शिक्षक जिसके सिर्फ एक हाथ और पीठ पर एक भारी तलवार थी आगे बढ़ा। एक व्यक्ति का प्रदर्शन बहुत उबाऊ है, क्यों न मैं शिक्षक यान गुओ के साथ अभ्यास करूं?
एक काले बालों वाला, दाढ़ी वाला, लंबा और हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का शिक्षक आगे आया। ये कौन है? शिवम पहचान नहीं पाया कि यह शिक्षक कौन है। थोड़ी जगह बनाओ, थोड़ी जगह बनाओ। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपना दांव लगाओ, अपना दांव लगाओ। देखते ही देखते स्कूल के चौक में एक खुला मैदान दिखाई दिया और शिवम काली रेखाओं से भर गया। क्या ये सब रोबोट नहीं है? ये हर चीज में इतने कुशल कैसे हैं, यहाँ तक कि खाने पीने, वेश्यालयों में जाने और जुआ खेलने में भी। ये बहुत उन्नत हैं। झंझनाहट। यांग गुओ ने भारी अपनी पीठ से लोहे की तलवार निकाली, जिससे जमीन पर एक बहरा कर देने वाली आवाज आए। उसने पर्याप्त आंतरिक शक्ति जुटाई और एक अबाबील की तरह हल्के से आगे बढ़ा। भारी काली लोहे की तलवार, जिसमें आकाश और धरती को चीर देने की शक्ति थी, दूसरे गुरु की ओर टूट पड़ी। इस तरह की गति, चाहे वह शिवम ही क्यों न हो, एक ही वार में समाप्त हो जाती। गुरु यांग गुओ, मैं आपको दिखाता हूं कि वास्तव में श्रेष्ठ मार्शल आर्ट क्या है। दूसरे गुरु की हथेलियां पेट के निचले हिस्से के सामने इकट्ठी हो गईं और अपार आंतरिक शक्ति एक दृश्यमान गोलाकार सच्ची क्यूई में बदल गई। 3 बिंदु मूल क्यूई की ओर लौटते हैं। 70% कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। शिवम ने सहज रूप से इंटरनेट पर चल रहे मजाक को समझ लिया। अरे यार, ये गुरु तो जियोग्बा है। धमाका। भारी तलवार जियोग्बा की 3 बिंदु मूल क्यूई की ओर लौटते हैं से टकराई, जिससे तुरंत एक दृश्यमान ऊर्जा तरंग निकली। उनकी शक्तियां निश्चित रूप से जन्मजात स्तर से ऊपर थीं। ये भारी तलवार दिलचस्प है, मेरा फ्लेम डिवीजन डिवोरिंग वेव रूलर ले लो। जोश से भरी जियाओ यान अनायास ही इस मुक्त युद्ध में शामिल हो गई। लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया के शिक्षक फाइटिंग एनर्जी की दुनिया के जियाओ यान से कैसे मुकाबला कर सकते थे? एक जोरदार धमाके के साथ जियाओबा और यान गुओ दोनों उड़ गए। हालांकि उनकी ताकत कम थी, उनके शरीर एक ही सामग्री से बने थे, इसलिए वे घायल नहीं हुए, बस थोड़े शर्मिंदा हुए। हा, माफ करना, थोड़ा बहक गया, जियाओयान ने माफी मांगते हुए कहा। युवती, आपको मेरा कुंग फू कैसा लगा? बाय यू की आंखों में तारे चमक उठे थे। इन शिक्षकों के कौशल के 10वें हिस्से से ही वह बाय परिवार को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकती थी। छी, एक असली आदमी गुंडम चलाता है। शिक्षक जियाओयान, मैं आपको लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। अचानक शिक्षकों के बीच से एक लाल और सफेद गुंडम उभरा। यूनिकॉर्न अवेकनिंग मोड। मैं भी शामिल हो रहा हूं। सन वुकोन के बाल फिर से काले हो गए, लेकिन वह एक और अवस्था में प्रवेश कर गया। स्वतंत्रता, चरम आशय कौशल। मुझे भी गिन लो, लिंडोन, महान स्वर्गीय कारावास की 5 उंगलियों में। तलवार नियंत्रण तकनीक। डेमासिया, गया ऊर्जा तोप। यह क्या है? ... शिक्षकों के बीच एक प्रदर्शन तुरंत एक बड़े युद्ध में बदल गया। सौभाग्य से स्कूल बेहद मजबूत था, दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता स्तर की लड़ाई के झटकों को झेलने में पूरी तरह सक्षम, वरना शिक्षकों के इस समूह ने स्कूल को कब का ध्वस्त कर दिया होता। शिक्षकों, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। बाय यू रोने ही वाली थी। इतने सारे शिक्षकों के साथ वह कैसे चुन सकती थी? हा, चुनने में समय लो, मैं चुपके से जा रही हूं। शिवम ने चुपके से शिक्षक तलवार दानव डुगु कियुबाई को बुलाया, जो कोने में काम रहा था, और वे दोनों अकादमी के सामने चौक से गायब हो गए। उफ, ये इंटर्नशिप आखिरकार खत्म हो गई। 2019 के आखिरी दिन शिवम ने आखिरकार अपनी 2 महीने की इंटर्नशिप पूरी कर ली और नेटीज कंपनी से सफलतापूर्वक अपना इंटर्नशिप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया। अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट पूरी करने के बाद शिवम ने सबसे पहले उत्सुकता से स्कूल जाकर रिपोर्ट दी। जैसे ही वह विभागाध्यक्ष के कार्यालय में पहुंचा, उसने चिंतित झुओ शांतके को एक अन्य शिक्षक के साथ कुछ चर्चा करते देखा। शिवम की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वे आगामी छात्र अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता पर चर्चा कर रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कौशल बन गई थी, और दुनिया भर के देश ऐसी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे थे। ये साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता विशेष रूप से इसी प्रकार की प्रतिभाओं का चयन करने के लिए शुरू की गई थी। छात्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता आमतौर पर स्कूल दर स्कूल आधार पर आयोजित की जाती थी। प्रत्येक स्कूल 4 प्रतियोगियों की एक टीम प्रतिस्पर्धा के लिए भेजता था, जो नेटवर्क सुरक्षा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करती थी, जिसमें एन्कोडिंग और डिकोडिंग, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, सूचना छिपाना, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, मैलवेयर विश्लेषण, पेनिट्रेशन परीक्षण, बाइनरी सुरक्षा आदि। इसके अलावा प्रतियोगिता का प्रारूप बहुत रोमांचक था। यह आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अराजक युद्ध प्रारूप था जहां एक बनाम अनेक जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।
इस कठोर प्रतियोगिता प्रारूप ने प्रत्येक प्रतियोगी की क्षमता को पूरी तरह से उजागर किया। प्रतियोगिता पहले भारत विश्वविद्यालयों के बीच होगी और अंत में अगले वर्ष सिंगापुर में आयोजित होने वाली छात्र अंतर्राष्ट्रीय विनिमय प्रतियोगिता में भारत विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शीर्ष टीम का चयन किया जाएगा। जियांगनान विश्वविद्यालय का कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रम वास्तव में बहुत मजबूत था, जो यानजिंग के किनबेई विश्वविद्यालय और यानजिंग विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर था। राष्ट्रीय महाविद्यालय छात्र सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता अब तक 6 बार आयोजित की जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी प्रथम स्थान नहीं जीता था। कारण सरल था, ये 3 स्कूल इतने मजबूत थे कि हर प्रतियोगिता में उनकी टीमें हमेशा दूसरे स्कूलों से पहले स्थान पर रहती थीं। कोई महत्वपूर्ण कौशल अंतर न होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से नुकसान में थे। हालांकि सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2 बहुत प्रसिद्ध नवागंतुक उभरे, किनबेई विश्वविद्यालय और यानजिंग विश्वविद्यालय। ऐसा लगता था कि उनके पास कंप्यूटर जैसा दिमाग था और वे हर हमले का शांतिपूर्वक सामना कर सकते थे, यहां तक कि कई स्कूलों द्वारा घेरे जाने पर भी, और अंततः उन्हें जोरदार जवाबी हमलों से हरा सकते थे। किनबेई विश्वविद्यालय के लियू यिरेन और यानजिंग विश्वविद्यालय के सू मियाओ को स्नातक होने के बाद कई इंटरनेट कंपनियों ने कड़ी टक्कर दी। हालांकि स्नातक होने के बाद भी उन्होंने अपने अपने स्कूलों में मानद प्रोफेसर की उपाधियां बरकरार रखी ताकि वे अपने स्कूलों की सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर की विशेषज्ञता बनाए रख सकें। इसके विपरीत जियांगन विश्वविद्यालय की टीम का हर सदस्य प्रतिभाशाली था, लेकिन कोई भी असाधारण सितारा नहीं था। हालांकि वे कई स्कूलों के हमलों को आसानी से रोक सकते थे, लेकिन 14 टीमों के खिलाफ उनकी क्षमताएं अपेक्षाकृत कमजोर थीं। जियांगन विश्वविद्यालय में लियू रेन और सू मियाओ जैसे ईश्वर स्तरीय व्यक्ति नहीं थे। यहां तक कि जब कभी कभार कोई प्रतिभाशाली प्रतिभा उभरी, तब भी वे इन दोनों से अलग दिखे। विभाग प्रमुख के रूप में झुओ शानके को प्रतियोगियों का चयन हमेशा एक सिरदर्द लगता था। इस वर्ष की स्थिति को देखते हुए जियांगन विश्वविद्यालय को एक घरेलू प्रतियोगिताओं में हर तरफ से हो रहे हमलों के कारण वैश्विक प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की कोई संभावना न होने के कारण यह एक शर्मनाक स्थिति थी। दोनों शिक्षकों के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और यह खामोशी में समाप्त हो गई। दस्तक दस्तक दस्तक। शिवम ने झुओ शानके के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। शिवम अंदर आए और आदरपूर्वक अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट और प्रमाण पत्र झुओ शानके की मेज पर रख दिए। अच्छा, लगता है मेरा प्रभाव अभी भी कुछ मायने रखता है। कम से कम तुमने नेटीज तो नहीं खरीदा। झुओ शानके ने अपनी रिपोर्ट पलटी और संतुष्टि से सिर हिलाया। सच कहूं तो झुओ शानके को फेंग जुएयू पसंद था। इस साल की शरदकालीन भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिन कंपनियों से जुएयू के संबंध थे, उनमें से कई ने जियांगन विश्वविद्यालय से अच्छी संख्या में छात्रों की भर्ती की, जिससे छात्रों पर रोजगार का दबाव काफी कम हो गया। स्कूल की रोजगार दर भी काफी प्रभावशाली थी। तुम्हें अपनी स्नातक परियोजना की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। फेंग जुएयू के स्नातक परियोजना सलाहकार झुओ शानके ने आगे कहा, अपना विषय ध्यान से चुनो और 1 हफ्ते के अंदर अपना प्रस्ताव मुझे जमा कर दो। फेंग जुएयू इन कामों से सबसे ज्यादा नाराज था। प्रोफेसर झुओ, क्या स्नातक की तैयारी सीनियर वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में शुरू नहीं होनी चाहिए? इतनी जल्दी क्यों? तुम इतना क्यों बोलते हो? क्या मैं तुम्हारा सलाहकार हूं या तुम? झुओ शानके ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। अगले सेमेस्टर में मैं सूचना प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम का नेतृत्व करूंगा। इसलिए मेरे पास आपके ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में आपका मार्गदर्शन करने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। आपको इस सेमेस्टर में जितना हो सके उतना पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर झुओ की दृढ़ता के सामने फेंग जुएयू केवल सिर हिला सका। वैसे भी सिस्टम के आसपास होने से ये काम उसकी ज्यादा ऊर्जा नहीं लेंगे। उसी समय एक और छात्र ने झुओ शानके के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए, झुओ शानके ने कहा। हम लू चाओ। फेंग जुएयू ने अंदर आए छात्र को पहचान लिया। वे सहपाठी थे, लेकिन लू चाओ के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। अरे बूढ़े फेंग, लू चाओ ने अभिवादन के तौर पर फेंग जुएयू की ओर मुस्कुराया। लू चाओ, मुझे पता है कि आपको नेटवर्क सुरक्षा तकनीक में विशेष रुचि है और आपके पास कुछ जानकारी है। इस साल की राष्ट्रीय कॉलेज छात्र सूचना प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के बारे में क्या ख्याल है? झुओ शानके ने सीधे पूछा। जियांगनान विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में एक साइबर सुरक्षा क्लब था और लू चाओ क्लब के अध्यक्ष थे, इसलिए झुओ शानके उन्हें कुछ हद तक समझते थे। उन्होंने भी ऐसी ही कई प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली परिणाम हासिल किए थे।
लेकिन प्रोफेसर, अगर मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेता हूं, तो मैं अपनी स्नातक थीसिस समय पर पूरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपना शोध तैयार करने के लिए कुछ समय चाहिए। लू चाओ थोड़ा परेशान थे। दूसरे स्कूलों की रणनीतियों पर शोध करना एक समय लेने वाला काम था। मैंने आपके सलाहकार से पहले ही बात कर ली है। आप अपनी थीसिस की जगह इस प्रतियोगिता की रैंक का उपयोग कर सकते हैं। जब तक तुम शीर्ष 3 में जगह बना लोगे, तुम्हारी थीसिस स्वतः ही उत्कृष्ट मानी जाएगी, झुओ शानके ने वादा किया। ठीक है। लू चाओ बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। हालांकि उसे पहला स्थान पाने का भरोसा नहीं था, लेकिन उसे शीर्ष 3 में जगह बनाने का पूरा यकीन था। लेकिन प्रोफेसर, क्या टीम के बाकी 3 सदस्यों का चयन हो चुका है? झुओ शानके ने सिर हिलाया। मैंने 2 सदस्यों से संपर्क कर लिया है। उन्होंने पिछले साल भाग लिया था और उन्हें प्रतियोगिता का कुछ अनुभव है, लेकिन हमारे पास अभी भी एक सदस्य कम है। क्या हम स्नातक थीसिस छोड़ सकते हैं? शिवम की आंखें चमक उठीं। प्रोफेसर झुओ, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? तुम? झुओ शानके ने शिवम का जायजा लिया। हो सकता है कि उसमें कुछ व्यावसायिक कौशल हो, लेकिन झुओ शानके वास्तव में उसके तकनीकी कौशल से परिचित नहीं था। हाँ, अगर आप मुझे स्नातक थीसिस छोड़ने देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस साल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से चैंपियनशिप जीत लूंगा। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता चैंपियन सिर्फ तुम्हारे साथ। जुओ शान के हंसे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम नेटवर्क सुरक्षा तकनीक क्लब के सदस्य नहीं हो। क्या तुम्हें इस तकनीक की समझ भी है? श्रीमान जुओ, कौन कहता है कि क्लब में शामिल न होने का मतलब है कि तुम इस तकनीक को नहीं जान सकते? शिवम ने जवाब दिया, मेरे ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन मुझे अपने खाली समय में नेटवर्क सुरक्षा तकनीक पर किताबें पढ़ने में मजा आता है। ओह, जुओ शानके की दिलचस्पी बढ़ी। क्या तुमने कभी इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है या कोई पुरस्कार जीता है? नहीं, मैंने नहीं जीता। शिवम ने असल में इस विषय पर कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन सिस्टम के आसपास होने से उसे कोई डर नहीं था। सूचना तकनीक पृथ्वी से कहीं आगे है, इसलिए पृथ्वी पर आधारित एक छोटी सी प्रतियोगिता हारना वाकई शर्मनाक होगा। बकवास। जुओ शानके ने मेज पटक दी। ऐसी प्रतियोगिताओं में न केवल व्यक्तिगत और टीमवर्क कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता और दृढ़ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। प्रमुख प्रतियोगिताओं में थोड़े अनुभव के बिना स्थिर प्रदर्शन की गारंटी नहीं दी जा सकती। श्रीमान झुओ, कृपया नाराज न हो। लू चाओ ने झुओ शानके को तुरंत शांत किया। शिवम के व्यवहार को देखकर वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी स्व अध्ययन से शुरुआत की और प्रतियोगिताओं में अपना नाम कमाया। फैन को एक बार कोशिश करने दें। मैं उसके साथ खेलने के लिए कुछ क्लब सदस्य ढूंढ सकता हूं और देखते हैं कि उसमें वह क्षमता है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्नातक प्रोजेक्ट के लिए सबसे कठिन विषय दे रहा हूं। झुओ शानके ने धमकी दी। नेटवर्क सुरक्षा क्लब सूचना अकादमी की एक कक्षा में स्थित था। पूर्व अध्यक्षों की उपलब्धियों की बदौलत वहां सभी आवश्यक उपकरण मौजूद थे और वास्तव में अच्छी तरह से सुसज्जित थे। क्लब में ज्यादा सदस्य नहीं थे, सिर्फ 20, लेकिन हर एक प्रतिभाशाली था, आक्रमण, रक्षा और समर्थन में उत्कृष्ट। हालांकि वे स्नातक भी नहीं हुए थे, फिर भी कई लोगों को ऊंची तनख्वाह वाली कंपनियों ने पहले ही अनुबंधित कर लिया था। वान काय, मैं उनके डिफेंस में एक छेद कर दूंगा ताकि तुम बच सको। क्या तुम रुक सकते हो? मुझे 20 सेकंड और 2 और मैं उनके डिफेंस में सेंध लगा दूंगा। समझ गया, मैं बच गया, लेकिन तुम लोग पहले से ही क्यों संघर्ष कर रहे हो? ... क्लब की कक्षा के अंदर सदस्य पूरे जोश से अनुकरण अभ्यास में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जियांगन शहर में कोई आगामी सिटी एक्सचेंज मैच होने वाला हो, जिसकी वे तैयारी कर रहे थे। सब लोग एक पल के लिए रुको। लू चाओ ने ताली बजाई। सभी सदस्य तुरंत शांत हो गए। लू चाओ क्लब में बहुत प्रतिष्ठित थे और भारत विश्वविद्यालय की छात्र क्षमता सूची में शीर्ष 5 में स्थान पाने वाले जियांगन विश्वविद्यालय के एकमात्र व्यक्ति भी थे। अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ क्यों हैं? सदस्य इकट्ठा हो गए। वाह, विभागाध्यक्ष और शिवम, आप यहाँ क्यों हैं? टीम के सदस्य फिर से उत्साहित होने लगे। अध्यक्ष महोदय, क्या आपको हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए शिवम से धन मिला है? ये तो कमाल होगा। शिवम के बजट से हमें निश्चित रूप से उच्च स्तरीय उपकरण मिलेंगे। टीम के सदस्य मजाक करने लगे। बस बकवास बंद करो, लू चाओ ने सख्ती से कहा। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। शिवम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता में हमारे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। क्या शिवम को ये सब पता है? उफ उफ, वाकई बहुत बड़ा आदमी है, सब कुछ जानता है।
कौन उसके साथ मुकाबला करने को तैयार है? लू चाओ ने पूछा। जरूरत नहीं है। अगर मैं आमने सामने भी जीत जाऊं तो भी मेरी असली ताकत नहीं दिखेगी। शिवम ने अपनी उंगलियां हिलाईं। तुम सब एक साथ मेरे सामने आओ। क्या? सभी सदस्य हक्के बक्के रह गए। ये प्रतियोगिता एक टीम इवेंट थी जिसमें हर किसी की अपनी भूमिका थी। 20 लोगों के सामने एक व्यक्ति का आक्रमण और रक्षा दोनों एक साथ संभालना नामुमकिन लग रहा था। व्यक्तिगत क्षमता सूची में शामिल लियू यिरेन और सू मियाओ भी इस तरह शेखी नहीं बघारते। डीन, ये तो बड़ी शेखी है। हमारे कौशल भले ही सर्वोच्च न हो, लेकिन हमें विशिष्ट माना जाता है। 20 लोगों को अकेले चुनौती देना नामुमकिन है, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के लिए भी। सच में, ये प्रतियोगिता सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। हाँ, अगर तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की तो सावधान रहना, डीन तुम्हें पागलखाने न भेज दे। शिवम के सामने सदस्य कुछ ज्यादा कठोर तो नहीं कह सकते थे, लेकिन उनके हाव भाव और शब्दों से साफ जाहिर था कि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था, शायद तिरस्कार भी महसूस हो रहा था। क्या वह सचमुच नेटवर्क सुरक्षा तकनीक को समझता था? क्या ये सच है? कोशिश करने पर पता चल जाएगा, है ना? शिवम ने लापरवाही से एक कंप्यूटर उठाया और बैठ गया। वैसे तुम्हारे नियम क्या हैं? लू चाओ के चेहरे पर एक पल के लिए भाव जम गए। क्या उसे नियम भी नहीं पता? क्या वह यहाँ मजाक करने आया है? चूंकि शिवम इतना आत्मविश्वासी है तो उन्हें उसके साथ खेलने दो। शिवम के साथ लू चाओ के रिश्ते अच्छे नहीं थे और वह फैन के उपेक्षापूर्ण रवैये से असंतुष्ट हो रहा था। इनमें से कुछ सदस्यों को उसने प्रशिक्षित किया था और अगर शिवम को लगता था कि वह उन्हें अकेले संभाल सकता है, तो क्या यह उसके औसत दर्जे के कौशल का सीधा संकेत था? लू चाओ का गंभीर रूप देखकर सदस्यों ने अपनी बेकार की बातें बंद कर दी, कंप्यूटर और युद्ध प्रणाली में लॉगिन किया। नियम सरल हैं, 10 नोड्स। जो पहले दूसरे पक्ष के अंतिम नोड को तोड़ देगा, वह जीत जाएगा। सब समझ गए? सभी ने सिर हिलाया। शिवम लाल पक्ष में और बाकी 20 नीले पक्ष में। ठीक है, प्रतियोगिता शुरू हो। लू चाओ के आदेश के साथ कमरा अचानक कीबोर्ड की खटखट से भर गया। हाँ, युवा वाकई ऊर्जावान है। झुओ शान के हंसा और दोनों पक्षों के बीच प्रतियोगिता दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन देखने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह बैठा, नीले पक्ष के 2 नोड्स काले पड़ गए। ये दर्शाता है कि शिवम ने उन्हें तोड़ दिया है। ये कैसे संभव है? लू चाओ और झुओ शानके ने अविश्वास के भाव प्रदर्शित किए। शिवम अकेला था और नोड्स की रक्षा करने वाले 20 लोगों के साथ उनकी रक्षा लगभग अभेद्य थी। फिर भी 1 मिनट से भी कम समय में 2 नोड्स में सेंध लग गई। ये कैसी विचित्र चाल थी। हालांकि नीली टीम काफी कुशल थी। आपका आक्रमण तो मजबूत है। निश्चित रूप से आपका बचाव इतना बेतुका नहीं हो सकता, जबकि आप ज्यादातर आक्रमण पर ही जोर दे रहे हैं। तुम मुझे घेरना चाहते हो? शिवम थोड़ा मुस्कुराया। पियानो बजाने की आदत से प्रशिक्षित उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज गति से घूम रही थीं और अपने पीछे परछाइयां छोड़ रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद शिवम के नोड्स पर हमला करने वाले सदस्य हक्के बक्के रह गए। रक्षा कितनी भी कड़ी क्यों न हो, हमले के लिए कम से कम एक कमजोर जगह तो होनी ही चाहिए, है ना? फिर भी वे एक ठोस लोहे के दरवाजे से टकरा रहे थे और कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। झिझक के उस क्षण में नीली टीम ने 3 और नोड्स खो दिए। 1 मिनट बाद 2 और नोड्स में सेंध लग गई। 3 मिनट में उनका आखिरी नोड ही बचा था। सब लोग, रक्षा छोड़ो, सारे हमले उसके किसी एक नोड पर केंद्रित करो। उन्हें समझ आ गया था कि उनके कौशल में बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि वे शिवम के संयमित हमलों का बचाव नहीं कर सकते थे, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के हारना अस्वीकार्य था। आखिरी प्रयास में बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? शिवम हंसा जब 20 हमलावरों ने उसके एक नोड में थोड़ी सी कमजोरी उजागर कर दी। तुम्हें अंदर आने दिया तो क्या हुआ? हम टूट गए। नीली टीम के खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन नोड पर कब्जा करने से पहले ही वे खुद को एक जाल में फंसा हुआ पाया। अरे, ये तो जाल है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवम ने बड़ी आसानी से उनके आखिरी नोड को तोड़ दिया था और नीली टीम का इंटरफेस धूसर हो गया था। अविश्वसनीय, बस अविश्वसनीय। झुओ शानके इतना उत्साहित था कि वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। उसने एक व्यक्ति को 3 या 5 विरोधियों से लड़ते देखा था, लेकिन अकेले 20 का सामना करना तो अनसुना था। ऐसी उपलब्धियां हासिल करने के लिए किस तरह की गति और कौशल की जरूरत होती है? लू चाओ की बात करें तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। आश्चर्य के अलावा उसके पास जो महसूस हो रहा था उसे शब्दों में बयां करने के लिए कुछ नहीं था। उसे यकीन था कि न तो लियू येरेन और न ही सू मियाओ इस स्तर के प्रदर्शन की बराबरी कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह एक अपराजय उपस्थिति थी। उनके आने से इस बार हमारे पास निश्चित रूप से विश्व चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाने और ट्रॉफी वापस लाने का मौका है। लू चाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब तक भारत की टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कभी भी शीर्ष 3 में नहीं पहुंच पाई थी और उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम केवल चौथा स्थान रहा था। बहुत मजबूत। इस बार मैं मान गया। क्लब के सदस्यों ने अब स्वीकार किया कि शिवम के पास सचमुच ऐसे दावे करने का अधिकार था। डीन, तुम हमारी खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे हो? तुम कोई ऑनलाइन मास्टर तो नहीं हो जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो, है ना? हाँ डीन, तुम काय हो या जोक? काय और जोक भारत के नेटवर्क सूचना सुरक्षा क्षेत्र के दो दिग्गज थे। उन्होंने गुमनाम रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और शीर्ष स्थान हासिल किए थे। हालांकि उन्होंने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की थी और न ही संगठनों या व्यक्तियों के किसी निमंत्रण को स्वीकार किया था। जाहिर है कई लोग उनकी निजी जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उनके किसी भी उपकरण में सेंध नहीं लगा सका, जबकि उनके अपने कई उपकरण एक जबरदस्त जवाबी हमले में ध्वस्त हो गए थे। इस प्रकार ये दोनों भारत में नेटवर्क सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग दिग्गज बन गए थे। शिवम के कौशल को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि केवल वे दोनों ही इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। अंदाजा लगाना बंद करो, मैंने पहले कभी ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, ये तो बस पहली बार है, शिवम ने खुलकर कहा। बिल्कुल नहीं डीन, आप कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, क्या आपके पास पर्दे के पीछे कोई अद्भुत शिक्षक है? ठीक है, सवाल पूछना बंद करो। अभी हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी जरूरी मामले हैं, इसलिए प्रशिक्षण जारी रखो। लू चाओ ने हाथ हिलाया। आओ मेरे कार्यालय में और हम धीरे धीरे बातें करेंगे। झुओ शानके की आवाज में उत्साह की झलक थी। जाहिर है अगर वे इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अलग दिख पाते हैं तो यह न केवल स्कूल के सम्मान का प्रतिनिधित्व करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत विश्वविद्यालय के छात्रों की कमी को भी पूरा करेगा। झुओ शानके की सूचना पर टीम के बाकी 2 सदस्य जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने सुना था कि उन्हें एक शक्तिशाली टीममेट मिल गया है और वे खुद देखने के लिए बेताब थे। शिवम, लू चाओ, मैं आपको इस प्रतियोगिता के बाकी 2 टीम सदस्यों चेन फैंग और जी यूजी से मिलवाता हूं। वे हमारे स्कूल के अनुभवी खिलाड़ी हैं। झुओ शानके ने उनका परिचय कराया। नमस्ते। चेन फैंग और जी यूजी चौथे वर्ष के कंप्यूटर विज्ञान के छात्र थे। हालांकि उनकी विशेषज्ञताएं अलग थीं, इसलिए वे एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे। लू चाओ भारत विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच एक जाने माने विशेषज्ञ थे और उनकी भागीदारी उनके लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा हाल ही में प्रसिद्ध हुए शिवम होंगे। क्या वह एक बहुत अमीर व्यवसाय नहीं थे? वह अचानक नेटवर्क सूचना सुरक्षा प्रतियोगिताओं में कैसे कूद पड़े? अचानक उन्हें एक मजेदार विचार सूझा। जब से जियांगन शहर में संपत्ति की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, कुछ घर जो रातों रात स्थानांतरित हो गए थे, करोड़पति बन गए। जिन लोगों ने अपने लक्ष्य खो दिए थे, वे सफाईकर्मी के रूप में काम करने लगे, बेकार में अपना दिन गुजारने लगे। कारण सरल था, वे बस कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वे अपनी दौलत से अभिभूत न हो। क्या ये हो सकता है कि शिवम ने इतना पैसा भी कमा लिया था कि उसे खर्च करने से उसकी रोजमर्रा की आध्यात्मिक जरूरतें पूरी नहीं होती थीं और वह इतना ऊब गया था कि उसने कोई दूसरा धंधा शुरू कर दिया? शिवम, तुमने कोई दूसरा धंधा कब शुरू किया? दोनों ने मजाक किया। अच्छा, बस अपनी ग्रेजुएशन की थीसिस से बचने के लिए। शिवम ने खुलकर अपना मकसद बताया। प्रोफेसर झुओ ने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लूं और टॉप 3 में आ जाऊं, तो यह मेरे थीसिस को में गिना जाएगा, इसलिए मैं बस खिलवाड़ करने आया हूं। लू चाओ का चेहरा काला पड़ गया। खिलवाड़? तुम्हारे खिलवाड़ का मतलब तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना ही है ना? उसकी बकवास मत सुनो। लू चाओ ने उसकी सीधी पोल खोल दी। इस आदमी के हुनर इतने भयानक हैं कि तुम्हारे सिर में झुनझुनी होने लगेगी। क्या तुम दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर चुके हो? दोनों ने पूछा। मैं खुद को इस तरह बदनाम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। शुरू में लू चाओ का इरादा था शिवम का स्तर परखने के लिए, लेकिन उसने जो किया उसे देखकर उसे खुशी हुई कि उसने ऐसा नहीं किया, वरना उसे बेइज्जती झेलनी पड़ती। तुमने देखा नहीं, इस आदमी ने अकेले ही हमारे क्लब के 20 विशेषज्ञों का सामना किया। 10 मिनट में एक भी नोड नहीं खोया और उसने आराम से उनके 10 नोड्स पर कब्जा कर लिया। अगर मैंने खुद यह न देखा होता तो मैं कभी किसी पर यकीन नहीं करता। ऐसा कुछ होता है, लू चाओ ने कहा। 1 बनाम 20। तुम हमारी खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे हो, है ना? चेन फैंग और जी यूजी को यकीन नहीं हो रहा था। इतने सारे हमलों का सामना करते हुए
साथ ही पलटवार भी। अगर शिवम के हाथ ऑक्टोपस के तंतुओं जितने भी हों तो भी यह काफी नहीं होगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं यह मेज खा जाऊंगा। लू चाओ ने शर्त लगाई। चलो, आपको कौन नहीं जानता अध्यक्ष लू, आप हमेशा खाने पीने की हेराफेरी करते रहते हैं। पिछली शहर की प्रतियोगिता में आपने कहा था कि अगर आप पहले स्थान पर नहीं आए तो आप कूड़ा खाएंगे, है ना? लू चाओ शर्मा गए, लेकिन जिद पर अड़े रहे। इस बार मैं गंभीर हूं, प्रोफेसर झुओ ने भी ये देखा था। अगर उसने खुद शिवम की ताकत नहीं देखी होती तो वह उस पर हमारे साथ भाग लेने का भरोसा कैसे कर सकता था? ये सच है। दोनों ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि झुओ शांत के अपनी सावधानी के लिए कुख्यात था। प्रोफेसर झुओ, आपने जो कहा वही सही था, है ना? शिवम ने एक बार फिर पूछा। नहीं, मुझे इसे बदलना होगा। झुओ शानके ने जवाब दिया, तुम्हें राष्ट्रीय छात्र प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करना होगा और विश्व चैंपियनशिप में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। शिवम ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पाने पर पलक तक नहीं झपकाए। उसे पूरा विश्वास था कि विश्व प्रतियोगिताओं में भी वह विदेशी विशेषज्ञों को दंड कर सकता है। तुम सब पहले अपनी भूमिकाओं पर चर्चा करो, झुओ शानके ने कहा। ठीक है फैंग, तुम जानते हो कि यह प्रतियोगिता एक महायुद्ध है। पिछले उदाहरणों के आधार पर वे निश्चित रूप से हमारे जैसे उच्च स्तरीय स्कूलों को हराने के लिए टीम बनाकर पहले उतरेंगे, इसलिए नोड्स की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, जबकि हम तीनों हमला करने के मौके तलाशते हैं, ठीक है? बेवजह बहुत परेशानी वाली बात, शिवम ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम लोगों को बस एक काम करना है। वह क्या है? तीनों ने एक साथ पूछा। अखाड़े में पहुंचकर अपनी कुर्सियां पीछे कर लो, सबसे आरामदायक स्थिति में आ जाओ और बस जीत का इंतजार करो। ओह, तीनों के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही शिवम शेखी बघार रहा था, लेकिन शिवम के अद्भुत प्रभावशाली कौशल को मिलाकर लू चाओ ऐसी टिप्पणियों से इनकार नहीं कर सका। शायद केवल शिवम पर भरोसा करके वे वास्तव में ये चैंपियनशिप जीत सकते थे। राष्ट्रीय कॉलेजिएट साइबर सुरक्षा प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर मार्च 2020 में शुरू होगी और आधे महीने तक चलेगी, जबकि विश्व प्रतियोगिता अप्रैल के मध्य से पहले शुरू नहीं होगी, इसलिए उनके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। लू चाओ और अन्य लोगों की योजना के अनुसार इन महीनों का उपयोग प्रशिक्षण को तेज करने और अन्य टीमों की रणनीति का अध्ययन करने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन शिवम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह बस घर पर अपना समय आनंदपूर्वक बिताना चाहता था। अपनी स्नातक इंटर्नशिप पूरी करने के बाद शिवम आराम की स्थिति में लौट आया। जैसे जैसे नया साल नजदीक आया, सनाया ने भी स्टूडियो में अपना अधिकांश काम निपटा लिया और दोनों ने अपनी बेशर्म और बेफिक्र जिंदगी फिर से शुरू कर दी। रात के गहरे समय में अपनी सामान्य अंतरंग गतिविधियों के बाद सनाया गहरी नींद में सो गई, जबकि शिवम ने सो जाने के बाद हमेशा की तरह संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। वह 4 महीनों से संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक सीख रहा था और उसके शरीर में जैविक धारा की तीव्रता में तेजी से सुधार हुआ था। अगर प्राचीन मार्शल आर्ट के मानकों से मापा जाए तो वह बाह्य ऊर्जा के किसी गुरु के बराबर होगा। सुपर गॉड अकादमी में उसने विभिन्न प्रणालियों से कई मार्शल आर्ट तकनीकें सीखीं, जैसे डुगु क्यूबाई की लोनली 9 स्वॉर्ड्स, वुमिन की ऑल स्वॉर्ड्स रिटर्न टू द रूट, वयाजी का बेमिंग डिवाइन स्किल और लिटिल फेसलेस स्किल इत्यादि। अपनी वर्तमान व्यापक शक्ति के साथ वह एसएसएस स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता से भी बराबरी तक लड़ सकता था। जब तक वह कोई जन्मजात गुरु न हो, उसे किसी बात का डर नहीं था। जहां तक छिपे हुए तत्वों की बात है तो लगभग सभी इस दुनिया में उसके परिवार के थे। अचानक आसपास से एक जलती हुई आभा निकली। शिवम ने वास्तव में अपने बगल में एक शक्तिशाली जैविक धारा महसूस की जो किसी डार्क एनर्जी के अभ्यासी के बराबर थी। क्या हो रहा है? उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि यह शक्ति सनाया से आ रही थी। लेकिन सनाया ने संभावित मार्गदर्शक तकनीक का अध्ययन नहीं किया था। उसे इतनी शक्तिशाली जैविक धारा कहां से मिली? मेजबान, क्या आप उस प्राचीन पुस्तक की विषय वस्तु भूल गए हैं जो मैंने आपको पिछली बार सिखाई थी? सिस्टम ने पूछा। क्या यह उस चीज की वजह से है? जब से शिवम ने संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक सीखना शुरू किया था तब से जियोई उसे उस प्राचीन पुस्तक की विषय वस्तु सिखा रहा था। हालांकि इसे सीखने के बाद शिवम को अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ और जियोई ने भी उसे कुछ नहीं बताया। सच कहूं तो वह पुस्तक एक बहुत ही खास साधना तकनीक है, जियोई ने समझाया। तुम्हारा स्तर भी उसे एक अंश प्रेषित करेगा और ये तुम्हारे पास और भी शुद्ध जैविक धारा के रूप में वापस आएगा। धिक्कार है, मुझे तो शक था कि यह कुछ इतना अश्लील होगा।
शिवम को पहले ही इसका कुछ अंदाजा हो गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। तो फिर वह अब इस हालत में क्यों है? शिवम ने देखा कि सनाया की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें बन रही थीं और शरीर का तापमान कुछ बढ़ा हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक या किसी आंतरिक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। उसके शरीर की जैविक धारा उसकी सहनशीलता की सीमा से ज्यादा हो गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से समस्याएं पैदा होती हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? शिवम थोड़ा असमंजस में पड़ गया। यह एक छोटी सी समस्या है। अपनी जैविक धारा का उपयोग उसके शरीर की शक्ति को शांत करने के लिए करो, लेकिन भविष्य में मालकिन को भी अभ्यास शुरू करना होगा। अन्यथा उसके शरीर की शक्ति अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी, जिससे समस्याएं पैदा होंगी, जियोई ने उसे याद दिलाया। मैं समझ गया। शिवम ने धीरे से सनाया की पीठ पर अपना हाथ रखा और एक कोमल जैविक धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसे अंदर की कुछ अव्यवस्थित जैविक धारा को नियंत्रित करने में मदद मिली। यकीनन एक पल के बाद सनाया का शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया और उसके शरीर में जैविक धारा अविश्वसनीय रूप से शांत हो गई। लगता है मुझे शिन्यू को कुछ देर के लिए सुपर गॉड अकादमी में शामिल होने देना चाहिए, शिवम ने सोचा। और चलो जुन्यू को भी साथ ले चलते हैं। चूंकि वे उसके सबसे करीबी परिवार के सदस्य थे, इसलिए शिवम कंजूस नहीं होगा। बेशक यह इस उम्मीद में था कि वे मानसिक रूप से इसे संभाल सकते हैं। सुबह सनाया ने आंखें खोली तो पाया कि शिवम पहले से ही जाग रहा था और चुपचाप उसे देख रहा था। उफ, मेरी तरफ मत देखो, मैंने अभी तक मेकअप नहीं किया है, मैं अच्छी नहीं लग रही हूं। सनाया ने अपना सिर कंबल में छिपा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हर लड़की को अपने साथी को बिना मेकअप के देखना पसंद नहीं होता। शिन्यू, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी त्वचा लगातार बेहतर होती जा रही है? शिवम मुस्कुराए और उसके चेहरे पर से कंबल हटा दिया। ये वाक्य वाकई सटीक था। 2-3 महीने पहले से सनाया ने पाया कि उसकी शारीरिक स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। दिन में काम के दौरान उसे कभी नींद नहीं आती थी, भले ही वह काम की वजह से देर तक जागती रही हो। अगली सुबह उसके चेहरे पर काले घेरे नहीं थे और उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा चिकनी और लचीली हो गई थी। लेकिन उसके बदलाव थोड़े ज्यादा लग रहे थे। शिन्यू, मुझे तुम्हें एक बहुत ही गंभीर और जरूरी बात बतानी है। शिवम बहुत गंभीर स्वर में बोलते हुए उठ बैठी। ठीक है, आगे बढ़ो। सनाया ने गंभीरता से सुना। दरअसल मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मुझे पता है। सनाया के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। मेरा मतलब अमीर होने से नहीं है, शिवम ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मेरा मतलब है, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। छी! सनाया जोर से हंस पड़ी, ये सोचकर कि शिवम उससे कोई राज साझा करने वाली है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, शिवम ने गंभीरता से कहा। देखो, शिवम ने अपनी नजर बेडसाइड टेबल पर रखे लैंप पर केंद्रित की और एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने उसे तुरंत घेर लिया, जिससे लैंप टेबल से नीचे उड़ गया, मानो उसमें भूत प्रेत का साया हो। सनाया कोई खास बहादुर लड़की नहीं थी, इसलिए ये देखकर उसने चीखने से बचने के लिए सहज ही अपना मुंह ढक लिया। फिर भी उसकी आंखों ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन है? शिवम ने दीपक को वापस उसकी जगह पर रख दिया और उसे मुस्कुराते हुए देखा। कैसे? तुमने ये कैसे किया? सनाया हैरान रह गई। सीधे शब्दों में कहें तो तुम मुझे एक महाशक्ति का प्रयोग करने वाला या मार्शल आर्ट का उस्ताद समझ सकते हो, उसने रहस्यमय ढंग से समझाया। सीखना चाहते हो? असल में तुम भी सीख सकते हो, शिवम ने कहा। महसूस करो, क्या तुम्हारे शरीर में कोई गर्म धारा नहीं दौड़ रही है? अपनी शंकाओं के बावजूद सनाया ने अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश की और यकीनन उसके पेट के निचले हिस्से में एक गर्म धारा दौड़ रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शिवम ने सनाया के कान में कुछ फुसफुसाया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। पता चला कि उसने ये शक्ति कितनी शर्मनाक तरीके से हासिल की थी। दरअसल मैं तुम्हें अभी बताने वाला नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे शरीर में पहले से ही काफी ताकत है, इसलिए तुम्हें इसे नियंत्रित करना सीखना होगा, वरना ये तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, शिवम ने समझाया। तो मुझे क्या करना चाहिए? योजना यह है, सर्दियों की छुट्टियों में जुन्यू को यहाँ ले आओ और मैं तुम दोनों को ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम सब कुछ समझ जाओगे। बहन, जीजाजी, हम कहाँ जा रहे हैं? गुओ जुन्यू ने गाड़ी चलाते हुए रास्ते में लगातार बातें करते हुए पूछा। गुओ जुन्यू के मन में शिवम हमेशा से एक बहुत ही रहस्यमयी और प्रभावशाली व्यक्ति रहा था और वह लंबे समय से शिवम को अपना आदर्श मानता था।
क्या तुम भविष्य में अंतरिक्ष यात्री नहीं बनना चाहती? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। सच में? गुओ जुन्यू और भी उत्साहित हो गया। रहस्यमय ब्रह्मांड की खोज करना और उसके अनंत रहस्यों को उजागर करना हमेशा से उसका सबसे बड़ा सपना रहा था। ठीक है, तुम्हारे जीजाजी तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, सनाया ने गुओ जुन्यू के सिर पर थपथपाते हुए कहा। शुरू में उससे शिवम की कई बातों पर संदेह था, लेकिन जब उसने अपनी कुछ क्षमताओं का प्रदर्शन किया, तो सनाया के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि शिवम में वास्तव में कई रहस्य। कार एंटियन पीक की तलहटी में रुकी। बाई यू आज सुपर गॉड अकादमी में नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी मासेराती आमतौर पर यहीं खड़ी रहती थी। सुपर गॉड अकादमी में 2 महीने की पढ़ाई के बाद बाई यू के कौशल में नाटकीय रूप से प्रगति हुई थी। हालांकि वह शिवम से मुकाबला करने से कोसों दूर थी, लेकिन उसका स्तर हिडन फोर्स पीक तक पहुंच गया था। उसकी मूल आंतरिक शक्ति परिष्कृत और शुद्ध प्रतीत हो रही थी, और उसने जो कुछ उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सीखे थे, उनके साथ वह पहले से ही सामान्य फोर्स ट्रांसफॉर्म मास्टर से बेहतर थी। उसके मस्तिष्क क्षेत्र के विकसित होने के बाद उसकी याददाश्त और समझ में काफी सुधार हुआ था। उसने शेनॉन के फार्माकोलॉजी कोर्स का कुछ हिस्सा पहले ही सीख लिया था और हाल ही में एक अज्ञात जूनियर कीमियागर के साथ कीमिया की मूल बातें सीखना शुरू किया था। अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ महीनों में वह कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर सकती है। लो, इस बैच को अपनी हथेली में पकड़ो और मन ही मन कसम खाओ कि तुम यहाँ कभी भी बाहरी लोगों को कुछ नहीं बताओगे और हमेशा मेरे प्रति पूर्ण वफादारी का वादा करोगे। शिवम ने उन्हें 2 स्कूल दिए बैज। हालांकि वे थोड़े हैरान थे, एक शिवम की गर्लफ्रेंड थी और दूसरी उसकी फैनबॉय, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के यह वचन लिया। बैज उनके साथ घुल मिल गए और उनकी हथेलियों पर एक खास निशान छोड़ गए। ठीक है, मेरे पीछे आओ। शिवम ने स्कूल की ओर जाने वाला हल्का पर्दा खोला और सबसे पहले अंदर चला गया। सनाया और गुओ जुन्यू ने एक दूसरे को देखा और फिर अनजानी दुनिया से भरे पर्दे में कदम रखते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। वाह! गुओ जुन्यू अपने सामने मौजूद अद्भुत दुनिया को देखकर हैरानी से बोला, और सनाया भी थोड़ा स्तब्ध रह गया। सुपर गॉड अकादमी में आपका स्वागत है। अब से आप भी सुपर गॉड अकादमी के सदस्य हैं, शिवम ने घोषणा की। डीन, आप फिर से नए छात्र लाए हैं, फर्श साफ करते हुए भिक्षु ने हमेशा की तरह रहस्यमय अंदाज में कहा। हाँ गुरु, यह मेरी गर्लफ्रेंड सनाया है और यह उसका भाई गुओ जुन्यू है। कृपया उन्हें पंजीकृत करें। तुम दोनों यहाँ कौन कौन से कौशल सीखना चाहोगे? भिक्षु ने पूछा। हम शिन्यू के लिए बुनियादी संभावित सक्रियण पाठ्यक्रमों के अलावा उसके लिए कुछ कला शिक्षक ढूंढो। जहां तक शिन्यू की बात है, वह एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है। क्या उसके लिए कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम है? मैं समझता हूँ डीन, मुझे इस बारे में सोचने दो, भिक्षु ने कहा। कुछ ही क्षणों बाद चौक पर प्रकाश के वृत्त दिखाई दिए। हालांकि सभी रोबोट एक ही मॉडल के थे, लेकिन वास्तविकता के अनुरूप हर शिक्षक अंतरिक्ष में गति करने में सक्षम नहीं था, इसलिए गतिशीलता के लिए सुपर गॉड अकादमी की अपनी टेलीपोर्टेशन सुविधा की आवश्यकता थी। प्रकाश के वलयों से लोगों का एक समूह बाहर आया। डेंगलिजुन, पवारोटी, बीथोवेन, चोपिन, हेडन। वहां गायन शिक्षक थे, साथ ही वाद्य और नृत्य शिक्षक भी थे। छात्र सनाया, तुम यहाँ से किसी शिक्षक को चुनकर उनके कौशल सीख सकते हो, भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा। यह केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं उन सभी को सनाया के लिए चुनता हूँ। शिवम ने उसके लिए चुनाव किया। डीन, यह नियमों के विरुद्ध है, भिक्षु ने कहा। हालांकि शिक्षक बहुत थे, लेकिन शिक्षण संसाधन सीमित थे, और अगर हर छात्र इतने सारे शिक्षक चुनता तो जब और छात्र शामिल होते तो अराजकता फैल जाती। नियमों के विरुद्ध क्या है? मैं डीन हूँ और मैं प्रभारी हूँ। इसके अलावा शिन्यू डीन की पत्नी है, क्या उसे विशेष अधिकार नहीं मिलते? शिवम ने संतोष से उत्तर दिया। लेकिन क्या तुम अब भी यहाँ काम करना चाहते हो? शिवम ने तुरंत अपने डीन का रुख अपना लिया। यहाँ के रोबोटों को ऊर्जा की जरूरत थी, और शिवम अकादमी की हर चीज को नियंत्रित करता था, जिसमें हर रोबोट को चालू करने की शक्ति भी शामिल थी। हालांकि भिक्षु का स्तर शिवम को आसानी से मात दे सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। शिवम एक ही विचार से उसकी ऊर्जा आपूर्ति बंद कर सकता था। हाँ, सब कुछ डीन पर निर्भर है, भिक्षु ने नरमी दिखाई। हालांकि यह एक रोबोट था, फिर भी इस उन्नत रोबोट में मानवीय भावनाएं थीं। ये तो बेहतर है, शिवम ने संतुष्टि में सिर हिलाया। जहां तक जुन्यू की बात है, शिवम ने एक पल सोचा, हम सांस्कृतिक ज्ञान, भाषा, गणित, विज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकते, हर एक के पास सबसे अच्छा शिक्षक है।
उसे खगोल भौतिकी और विमान संरचना जैसे पाठ्यक्रम भी शुरू करवाओ। जरा रुको, शिवम को अचानक कुछ याद आया। इस सुपर गॉड अकादमी के साथ मानवयुक्त चट्टान की किसे जरूरत है? अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए रोबोट और अंतरिक्ष यान। अगर गुओ जुन्यू की प्रतिक्रिया और संचालन क्षमता अच्छी बनी रहे तो बेहतर विमान उपलब्ध हैं। मास्टर, मेरे लिए शिक्षक किरा, अमुरो, चाना और बानाजी लाओ। शिवम ने आदेश दिया। जियाओयू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हो और अंतरिक्ष में खेलना चाहते हो, गुंडम उड़ाना चाहते हो? जैसे ही उसने कहा, 4 बेहद शानदार गुंडम आसमान से उतर आए। ये हैं गुंडम ओओ RX-78, स्ट्राइक, फ्रीडम और यूनिकॉर्न। गुओ जुन्यू ने एक नज़र में ही रोबोट पहचान लिए। हाँ बिल्कुल, गुओ जुन्यू ने चोंच मारती हुई लड़की की तरह उत्सुकता से सिर हिलाया। जीजा जी, क्या आप मेरे लिए एक गुंडम बना सकते हैं? गुओ जुन्यू ने आशा भरी नजरों से उसकी ओर देखा, मानो शिवम उसकी नजर में कोई सर्वशक्तिमान सुपरहीरो हो। खुद एक बनाओ, शिवम ने बिना प्रभावित हुए पलटकर जवाब दिया। अंतरिक्ष यान जैसी चीजें तो वह आसानी से खरीद सकता था, लेकिन पैसे से भी इस जमाने में गुंडम नहीं खरीदे जा सकते थे। गुरुजी, इस बदमाश के लिए कुछ मशीनरी और हथियार बनाने वाले शिक्षक ढूंढो जिससे वह पढ़ सके। बिल्कुल नहीं जीजा जी, गुओ जुयू परेशान लग रहा था। सांस्कृतिक ज्ञान सीखना ही काफी मुश्किल था, गाड़ी चलाने के हुनर में महारत हासिल करना कुछ महीनों में नहीं हो सकता था, और गुंडम बनाने के लिए पर्याप्त सीखने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत थी। वह अभी किशोरावस्था में ही था और अपना बचपन पूरी तरह से इसमें नहीं बिता सकता था। जब तुम दुनिया भर में गुंडम उड़ाओगे तो मुझे शुक्रिया कहोगे। शिवम ने रोशनी के घेरे में गायब होने से पहले एक आकर्षक सिलहुट छोड़ा। कुछ ही महीनों में मार्टेन की गेम एम्पायर योजना अमल में आ गई थी। सिस्टम की मदद से शिवम ने सिर्फ 2 हफ्तों में पूरा सबब बना लिया। टेंगक्सुन कंपनी के सभी कर्मचारियों के अथक ओवरटाइम के बाद उन्होंने आखिरकार चंद्र नववर्ष से 1 महीने पहले इस गेम को तैयार कर लिया। क्योंकि उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि यह गेम बाजार पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने पहले बैच के लिए गेमिंग उपकरणों की केवल 1 लाख इकाइयां ही बनाईं। काफी समय तक इंटरनेट टेंगक्सुन के विज्ञापनों से भरा रहा, लेकिन परिणाम आशाजनक नहीं रहे। वजह साफ थी, अपने समय से आगे निकलने वाली कोई भी तकनीक शुरू में संदेह का कारण बनती थी। 80% संवेदी अनुभव, जिसमें स्पर्श और दर्द भी शामिल है। ये कैसे संभव था? तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी उन्नत देश भी इसे हासिल नहीं कर पाए, है ना? मानव संवेदी तंत्र एक अत्यंत जटिल तालमेल है। सिर्फ एक हेलमेट आभासी दुनिया में असली दुनिया जैसी खेल की दुनिया कैसे बना सकता है? कहना आसान था, करना मुश्किल। इतना ही नहीं, टेंगक्सुन ने इस प्रक्रिया में बहुत सारी मानवशक्ति और संसाधन लगाए, मानो अपने पुल जला दिए हों। अगर यह खेल असफल होता तो टेंगक्सुन को निस्संदेह बहुत बड़ा नुकसान होता, उसका सारा निवेश और मेहनत बेकार हो जाती। कुछ समय के लिए टेंगक्सुन के शेयर बेतहाशा गिर गए और कंपनी का बाजार मूल्य कुछ ही हफ्तों में करोड़ों अमेरिकी डॉलर कम हो गया। लेकिन शिवम और मार्टिन पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। शेयरों का गिरना स्वाभाविक था, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि वे ऐसा खेल बना सकते हैं। कई तथाकथित विशेषज्ञों ने इसे झूठा साबित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। टेंगक्सुन को एक घोटाला कंपनी करार दिया गया। एक छोटी सी इंटरनेट कंपनी वह कैसे कर सकती है जो एक पूरा देश नहीं कर सका? क्या यह खिलाड़ियों की बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं था? हालांकि इस स्थिति का सामना करते हुए शिवम और मार्टिन कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने बाजार में शेयरों का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया। कुल मिलाकर उनके कुल शेयर लगभग 95% से ज्यादा हो गए। आखिरकार आधिकारिक गेम लॉन्च का दिन आ ही गया। इस रिलीज इवेंट के लिए टेंगक्सुन ने देश भर से और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों से भी लाइव अनुभव के लिए 100 स्वयंसेवकों को चुना। इन स्वयंसेवकों को बेतरतीब ढंग से चुना गया था, भारत, अन्य एशियाई देशों, यूरोप और अमेरिका के लोगों का मिश्रण। उनकी एकमात्र समानता ये थी कि वे सभी कट्टर वीआर गेमिंग खिलाड़ी थे। स्वाभाविक रूप से जब उन्हें आमंत्रित किया गया तो वे हैरान रह गए। 80% यथार्थवाद, ये कैसे हो सकता है? कट्टर खिलाड़ी होने के नाते वे जानते थे कि यह कितना चुनौतीपूर्ण था। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन ऐसा गेम आएगा, लेकिन यह एक सपने जैसा था जिसे कम समय में हासिल करना असंभव था। लेकिन टेंगक्सुन कह रहा था कि उन्होंने ऐसा गेम बनाया है और उन्हें इसे अनुभव करने के लिए आमंत्रित भी किया। कुछ उत्साह और प्रत्याशा के साथ आए तो कुछ संदेह और उपहास के साथ।
हर अनुभवकर्ता के अलग अलग विचार थे, लेकिन टेंगक्सुन के उदार पारिश्रमिक से आकर्षित होकर वे सभी प्री रिलीज कार्यक्रम में आए। रिलीज कार्यक्रम का इंटरनेट पर सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें लाइव प्रसारण के लिए सैकड़ों उपकरण तैयार किए गए थे। बीच में एक विशाल स्क्रीन लगी थी जिस पर खेल में होने वाली हर चीज दिखाई जा रही थी। प्रसारण 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन 7 बजे तक लाइव स्ट्रीम रूम दर्शकों से खचाखच भर गया था। कई लोग खेल देखने नहीं, बल्कि तमाशा देखने आए थे। क्या कोई अनुभवी व्यक्ति बता सकता है कि यह 80% यथार्थवाद कितना विश्वसनीय है? ये बकवास है। दृश्य अनुभव निश्चित रूप से यथार्थवाद के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन स्पर्श, दर्द और अन्य इंद्रियों को उत्पन्न करना केवल तकनीक ही नहीं कर सकती। पिछले टिप्पणीकार से सहमत हूं, टेंगक्सुन को खुद को मूर्ख बनाते देखने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि इस अनुभव में शामिल होने वाले सभी लोग ढोंगी हैं। एटमा टेंग, मुझे पैसे दो और मैं भी तुम्हारे लिए एक शिल खेलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है कि शिवम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं। यह मत भूलना कि वह व्यक्ति असाधारण रूप से धनी है। पैसे का क्या फायदा? क्या पैसे से तकनीक खरीदी जा सकती है? उसे मेरे लिए एक तेज गति वाला अंतरिक्ष यान खरीद कर दिखाओ कि वह काम करता है या नहीं। ये वर्तमान तकनीक की एक सीमा है, कोई अंधा आशावाद नहीं। ... श्रीमा, आपको क्या लगता है कि बाद में इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? शिवम और मार्टिन प्रसारण कक्ष से थोड़ी दूर एक कमरे में आराम से कॉफी पी रहे थे। मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से शानदार होगा। खुद इसका अनुभव करने के बाद मार्टिन को इस खेल के बारे में कोई संदेह नहीं था। जो कोई भी इसे आजमाता वह तुरंत मोहित हो जाता, और वह कोई अपवाद नहीं था। क्या आपने सोचा है कि अगर ये लाइव प्रसारण सभी अनुभवकर्ताओं को जीत भी लेता है, तब भी उन पर शिल होने का आरोप लग सकता है? शिवम ने पूछा। हा, इसकी चिंता मत करो, मैंने इसे हल करने का तरीका सोच लिया है। मार्टिन ने हर उपकरण के पास लगे एक छोटे से उपकरण की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? यह क्या है? शिवम ने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। यह उपकरण इंसान के दर्द को मापता है और उसे स्तरों में बांटता है। मैंने इसे अस्पताल से किसी से मंगवाया है, मार्टिन ने बताया। यह शरीर के तापमान की भी जांच करता है। तापमान, हृदय गति और विभिन्न संकेतक। इन उपकरणों की प्रतिक्रियाएं कई बातें साबित करेगी। प्रभावशाली। शिवम ने अंगूठा उठाया। कुछ पहलुओं में वह वास्तव में मार्टिन से तुलना नहीं कर सकता था। ... आखिरकार 7:30 बजे का समय हुआ और एक खूबसूरत परिचारिका स्टूडियो के बीचों बीच आई। उन्होंने खेल का परिचय देना शुरू किया, लेकिन इतने बड़े प्रचार को देखते हुए ये परिचय बिल्कुल अनावश्यक लग रहा था। आज हमने एक छोटा युद्ध मानचित्र बनाया है, परिचारिका ने बड़ी स्क्रीन पर कहा, जहां एक रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र का जटिल भूभाग पहले से ही दिखाई दे रहा था। इस युद्ध क्षेत्र में 100 अनुभवी खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। दर्द और तापमान जैसी नकारात्मक संवेदनाएं जहां 10% तक कम हो जाती हैं, वहीं बाकी सब चीजों की वास्तविकता लगभग 80% है। दर्शक खेल के दावों की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए साइट पर मौजूद उपकरणों का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। प्रभावशाली। लगता है टेंगक्सुन ने इस पर अच्छी तरह से विचार किया है। उपकरणों का इस्तेमाल करने से ये किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। वे वाकई आश्वस्त हैं? क्या वे वाकई ऐसा वीआर गेम बना सकते थे? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक प्रचार होगा, है ना? अगर वे वाकई ऐसा कर पाए तो गेमिंग की दुनिया उलट-पुलट हो जाएगी। ये सिर्फ गेमिंग से कहीं आगे तक फैला है। ... स्वयंसेवक घबराहट और उत्साह दोनों महसूस करते हुए अनुभव क्षेत्र में दाखिल हुए। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने सभी ने तकनीक से युक्त हेलमेट पहने और खेल शुरू होने का इंतजार करने लगे। सभी स्वयंसेवक तैयार हैं, कर्मचारियों ने बताया। खेल शुरू करो। जैसे ही उपकरण एक साथ चालू हुए, सभी स्वयंसेवकों के दृश्य धुंधले हो गए। जब उपकरण फिर से रोशन हुआ, तो उनके सामने एक रेगिस्तानी परिदृश्य दिखाई दिया, जो लगभग प्रक्षेपण पर दिखाए गए परिदृश्य जैसा ही था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।